आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर पोटेंशियल है, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से शायद आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं जा पाया। तो अब हमारे पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी बचती है जो कि हमारे लिए सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। आपको समझ में आया होगा कि पेपर किस लेवल का आता है और पेपर के लिए आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके असिस्टेंस के लिए हम लेके आए हैं फाइनल 30 डेज का एक डे वाइज प्लानर, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन ही लैक करते हैं। और अगर आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से जो है चीजों को यहाँ पे फॉलो करना है, तो शायद आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अब तो 30 डेज से भी कम ही कह लो, तो जो रिमेनिंग डेज है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लानर डिस्कस करेंगे और एडिशनल किन चीजों का हमें ध्यान रखना है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले। एंड देखिए, यहाँ पे आप जो है ये डेट्स को मार्क करके रख लो कि जून 24 से लेकर जून 28 के बीच में आपका यहाँ पे अटेम्प्ट 2 होने वाला है। अब कोई भी डेट आपको मिले, टाइम हमारे पास यहाँ पे कम ही रहेगा। और देखिए, अगर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाए थे कि आपको लग रहा है कि बिट्स पिलानी के अंदर उससे सीट ही नहीं मिल पाती, तो एटलीस्ट सबसे पहले तो एक चीज आपको यहाँ पे क्रॉस करनी पड़ेगी, ये सेफ स्कोर को। क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कंपटीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसको हम एज अ सेफ स्कोर माने कि कम से कम इस बैरियर को तो हमें क्रॉस करना ही करना है। और कोई भी आपकी जो है यहाँ पे अगर प्रिपरेशन लेवल हो, यहाँ पे मेरे को एक चीज तो समझ में आती है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट दिए होंगे, बिटसेट का भी अब जो है फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे चुके हो, तो आप थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंट हो ही गए हो। कम से कम 50 to 60% सिलेबस में मान के चल रहा हूं कि अब आप कॉन्फिडेंट हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 70 to 80% सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंट है, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से शायद आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। और बाकी स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं भी कर रहे थे, बोर्ड्स लेवल भी प्रिपरेशन थी, तो अब आपको समझ में आ गया बिटसेट का लेवल। बिटसेट का लेवल सीधा जेईई मेंस को टच नहीं करता है, जेईई मेंस और बोर्ड्स के यहाँ पे बीच में रहेगा। पूरी जो यहाँ पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है स्पीड को लेकर। तो अगर इस फैक्टर पे आपने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा दिया, तो आप भी जो है यहाँ पे बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और जो एक्स्ट्रा चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है बिटसेट के लिए, वो हो जाता है एलआर एंड इंग्लिश, रेलिवेंट मॉक टेस्ट को सॉल्व करना और यहाँ पे अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है स्पीड को बूस्ट करने की टेक्निक्स को यहाँ पे सीखना। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है रिसेंटली बिटसेट 2024 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए आरएम बैच को जो है लॉन्च किया है। अगर आपने इस क्रैश कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करिए। आज से ही जो है यहाँ पे आपके लिए ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो बचे हुए दिन जो है उसमें अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके लिए जो है एफिशिएंटली यहाँ पे कंप्लीट हो, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, डीबीपीस एंड क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में जो है रेलेवेंट बिटसेट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाए, शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिल जाए ताकि आपकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो जाए, तो ये कोर्स आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रोसीजर आप सभी के सामने किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज जो है आपको कहना चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी, क्या क्या चीजें आपके लिए सीखने लायक थी, वो हमने इस वीडियो में जो है आपके लिए डिस्कस किया है, जहां पे हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है सभी शिफ्ट्स का। और हमें जो जो चीजें समझ में आई, जैसे कि आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, ऑर्गेनिक का इस बार वेटेज कम हो गया, एलआर का जो लेवल था वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करी गई है। इस वीडियो को जरूर से देखना, आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट सीखने को मिलेंगे जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे यूजफुल साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि जो चीजें मेरी छूट गई है या फिर कुछ नया है उसको मैं पकड़ के बैठूं, नहीं। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है अगर उसी को स्ट्रेंथन कर लोगे तो पता चलेगा उसके अंदर नंबर आप जो है मिस नहीं करोगे, उससे ही जो है आपका एक अच्छा खासा स्कोर निकल सकता है। तो यहाँ पे जो हमने 30 डेज का शेड्यूल भी बनाया है, उसके अंदर जो भी चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, आपको वही सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए जो ऑलरेडी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप कुछ नए टॉपिक्स को यहाँ पे पकड़ने बैठोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा और कहीं से भी आप उस 30 डेज के प्लान को यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, जो वीक पोर्शंस है उनके लिए सीधा कुछ वन शॉट्स देख सकते हो जितना भी आपके पास दिन का रिमेनिंग टाइम रहेगा, और फटाफट कम से कम उसके फॉर्मूले समझ लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए, कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स की हेल्प ले ली, इसके थ्रू आप उनको जो है और अच्छे से यहाँ पे कवर अप कर सकते हो, है ना। तो टाइम हमें जो है अपना ज्यादा से ज्यादा सेव करना है। और क्वेश्चन सॉल्विंग, एक चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी कि थ्योरी से ज्यादा अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की जरूरत है। आपको आपकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर से याद रखिएगा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको हर पैटर्न के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने होंगे, तब आपको आइडिया लगेगा
कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके से अप्रोच रहता है और इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके से अप्रोच रहता है। एंड यहाँ पे जो है सीरियल वाइज कोई भी क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा, भलाई कोई भी एक्सरसाइज हो, क्योंकि बुक में क्या दिया रहता है 5-6 क्वेश्चन एक लाइन में सिमिलर टाइप के, फिर 5-6 क्वेश्चन एक सिमिलर टाइप के, तो 2 उस टाइप के कर लिए और उसके बाद 2 उस टाइप के। तो ऐसे जो है सीरियली मत फॉलो करना सीरियल वाइज, बल्कि उनको जो है यहाँ पे बीच बीच में से वैरायटी के क्वेश्चंस पिक करिए और अप्रोच जो सीखते जाइए आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू। सॉल्व्ड एग्जांपल्स इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। कई बार हमें जो है ये क्लिक नहीं करता है क्वेश्चन के लिए अप्रोच किस तरीके से करना है। सॉल्व्ड एग्जांपल में ज्यादातर जो है यहाँ पे चीजें दी रहती है स्टेप बाय स्टेप, तो हमें जो है उससे काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हो सकती है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी ढूंढने की कोशिश करो। ये चीज है ना इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हुई। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि कई सारे क्वेश्चंस में आप जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्निक के थ्रू उसी क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी टेक्निक्स आपको लगाते हुए आना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने आपके लिए आरबीएस प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई है, इसके अंदर भी इस तरीके की कई शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए डिस्कस करी गई है। इवन यहाँ पे कुछ जो डिलीटेड पोर्शंस जेई से हट गए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे और इनसे भी कई शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर लीजिएगा, लिंक इसकी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ बुक्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं सॉल्व्ड एग्जांपल की बात कर रहा था, ये सब चीजों की बात कर रहा था। तो आप अपने कोचिंग मॉड्यूल्स अगर उठा के देखेंगे तो उसमें जो बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेस दी रहती है ना, एक्सरसाइज 1 और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज 2, उनको जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको आइडिया तो लग गया है कि बिट सेट में किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा डीसी पांडे आप देख सकते हो क्योंकि इसके अंदर इलस्ट्रेशंस बहुत ही ज्यादा काम के, तो आपको जो है समझ में आएगा कि हाँ सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा बहुत अप्रोच आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में पी बहादुर आप देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बाकी तो यार एनसीईआरटी ही काफी रहेगी इसके लिए। एंड यहाँ पे मैथ्स में आरडी शर्मा से थोड़ा सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू चीजों को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अरिहंत अगर आपके पास पढ़ी है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, जिसके अंदर आपके सॉल्व्ड एग्जांपल से जो आपके थोड़े से अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। तो इन बुक्स को ही लास्ट में रेफर करिए, ये नहीं कि हर एक सोर्स पे जा जाके हम जो है अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करें। और देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने शुरू में ये कहा था कुछ भी नया मत स्टार्ट करो, जो छूट गया उस पर इतना फोकस मत करिए, लेकिन भाई ये तो ध्यान रखो भलाई अगर पूरा चैप्टर आप उतने अच्छे से नहीं भी देखो, कम से कम उसके फॉर्मुलेस देख के चले जाओ। पता चला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ भी था, तो ऐसा मत करिए कि पूरा चैप्टर को अपन ने छोड़ दिया, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि बिटसेट में किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज पूछ लिया जाए, है ना। तो इससे अच्छा ये कि एटलीस्ट उसे इस लेवल पे तैयार कर ले, सरफेस लेवल पे तैयार कर ले कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो आपसे बन जाएगा। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलेस, डायग्राम्स, जो चीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए उस चैप्टर के लिए एक सेपरेट कॉपी में लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स जैसे आपके लिए यहाँ पे जो है काम के साबित होंगे, और उसको जो है ना टाइमली बेसिस पे रिवाइज करो। भलाई अगर वीक में 2-3 बार कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एग्जाम के टाइम तक उनको भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे जो 30 डेज प्लानर की मैं बात कर रहा था वो हम थोड़ा सा यहाँ पे नजर डाल लेते। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये देखिए कल से जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्लानर, है ना। देखिए 27 मई को हमने यहाँ पे टॉपिक्स रखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि कई सारी शिफ्ट्स में नॉमेनक्लेचर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये चीज इसलिए मैंने आपको बोला कि जो महा एनालिसिस हमने आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए किया उसको जरूर से चेक करना। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है, तो उस हिसाब से ही आपके लिए जो है प्लानर जो है हमने थोड़ा अच्छे से आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। मैथ्स में बात कर ले तो वेक्टर्स एंड 3D से भी कई शिफ्ट्स में जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए उसको जो है टॉप प्रायोरिटी पे रखा। फिर आपको जैसा कि देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए 5 दिन रखे, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स रहेंगे। तो जो भी चीजें आपकी यहाँ पे स्ट्रांग है उसको एक बार अच्छे से बैठ के आपको यहाँ पे रिवाइज करना रहेगा। अब ऐसा मत सोचिए चीजों के आप डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो उनको कंप्लीट करते जाओ। फिर जैसे जीओसी के लिए आपके लिए 2 दिन हो गए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस एलपीपी, कई सारी शिफ्ट्स में इनसे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा टॉप पे यहाँ पे रखते गए। और हर 3 दिन के बाद हमने यहाँ पे आपके लिए एक मॉक टेस्ट 1 प्लस एलआर एंड इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए जो है एक टाइमर जो है सेट कर दिया है। तो ये एक दिन के इसमें जो है आपको ट्राई करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर थोड़ा सा जो है एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे ही प्रैक्टिस कर लो, आपको जो इससे फायदा देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतना बेहतर रहेगा। टॉपिक्स तो आपके सामने रहेंगे ब्रोशर में, है ना। एंड फिर जो है मॉक टेस्ट का उसके बाद एनालिसिस करना है। तो पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे के टाइमर के साथ, फिर उसके बाद एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट एनालिसिस मत करो, क्योंकि फिर पूरा दिमाग उसी में आपका चला जाएगा, क्वेश्चंस देखे उसका एनालिसिस कर रहे नहीं। थोड़ा सा रेस्ट लो, एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। तो ये जो है आपका पूरा दिन इस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। इसके बाद फिर से आपके जो है 3 दिन यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो उस तरीके से करते जाओ। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे हमने 3 दिन दिए, तो अब इसमें यही ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख लिए, कई सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो जितने भी चैप्टर्स उनसे देख लिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं आपने शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखे होंगे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, उनके थ्रू रिवाइज किया।
तो अपन को जो है ना टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। और ऐसे ही आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। कंप्लीट जो ये आपके प्लानर का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा हमारे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर एक बार डाउनलोड करके अच्छे तरीके से समझो और प्रॉपर तरीके से उसको जो है आप यहाँ पे डे वाइज फॉलो करिए। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्पीड ही जो है बिटसेट में आपका गेम चेंज कर सकती है। आपको ये समझ में आ गया, आप ना नॉलेज के बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडवांस की तैयारी कर रहा होगा तो उसका नॉलेज आपके लेवल पे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कॉन्सेप्ट्स पता हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड काफी अच्छा है तो शायद आप बिटसेट में उससे भी बेटर स्कोर कर सकते हो। ये हर साल हमने होते हुए देखा है, कई स्टूडेंट्स के जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं बन पाते, वो बिटसेट में अच्छा स्कोर कर लेते। कई स्टूडेंट्स एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करते बट बिटसेट में भी उतना ही अच्छा स्कोर करना था तो नहीं कर पाते। भलाई वो स्कोर भी अच्छा रहता है लेकिन शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो क्योंकि एक फैक्टर जो कि पूरा यहाँ पे गेम चेंज कर सकता है वो होता है स्पीड का। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेगा वही यहाँ पे जो है बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विद गुड एक्यूरेसी। अब देखिए ये जो स्पीड चीज है हमारी, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो स्पीड रीडिंग। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर जो है आपको यहाँ पे एक बार रीड करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है, क्या वो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा था। तो ये आपको ना फटाफट यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए। जितने जल्दी ये चीज रिकॉल होगी और उसके अंदर अगर कुछ वैल्यूज लिखी है तो उसको भी फटाफट अपनी रफ शीट पे जो है आप लिखते गए ये वैल्यूज दी है, और अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो सीधा यहाँ पे देखा और उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट होकर आंसर निकलना था तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको फिर से वो वैल्यूज देखने के लिए फिर से क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। तो ये चीजें जो है ना वैल्यूज लिखने की आदत आपको क्वेश्चन में पहले ही होनी चाहिए, या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो फटाफट रफ शीट पे लिखी ताकि अपन को वो क्वेश्चन फिर से ना देखना पड़े। और हमेशा क्वेश्चंस को अभी टाइमर के साथ सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप हो पाई तो फिर से सेकंड अटेम्प्ट वैसे ही जाएगा जैसा कि आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट गया। तो अगर चीजों को इंप्रूव करना चाहते हो तो जो जो टिप्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको अब जो है सीरियसली फॉलो करो। एलआर इन इंग्लिश की जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये सेक्शन को अब तो आप समझ ही गए हो, इग्नोर नहीं कर सकते। 90 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है, कहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा डगमगा गया तो एलआर एंड इंग्लिश संभाल लेगा, है ना। तो इसलिए इसके लिए भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ 3-3 दिन बाद। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम आप निकालो, और रोज अगर थोड़ा टाइम निकाल सकते हो तो आधा घंटा भी प्रैक्टिस करोगे तो ये सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, है ना। एंड देखिए यहाँ पे 70+ जो है इजिली आप ला सकते हो अगर आप रोज भी जो है 30 से 40 मिनट यहाँ पे डेडिकेट करो। ये चीज आप जो है समझ लीजिए। एंड अगर हम जो है लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पे बात करें, दो आपके सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक वर्बल हो जाता है जिसमें आपको जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी रहती है, और एक नॉन वर्बल हो जाता है जिसमें इमेजेस के फॉर्म में दी रहती है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए, है ना। और ये सेक्शन जो है आप इजीली तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो कई सारी वैरायटी जो है बन सकती है। अगर मैं जैसे सीरीज के टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लूँ, जो स्टूडेंट्स ने हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। फैक्टोरियल यहाँ पे जो है उसका मतलब पैटर्न बन रहा था। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस एकदम से स्ट्राइक नहीं करते। हमें क्या आदत रहती है, चलो भाई डिफरेंसेस चेक करते हैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है। भाई पता चले डिफरेंसेस से भी कुछ क्लिक नहीं करेगा अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो इस सेक्शन पे जो है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। ब्रोशर के सभी टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप जो है उनके लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो आप एलआर एंड इंग्लिश के हमारे रैंकर्स बैच को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है डेडिकेटेड प्रैक्टिस कराई गई है, डिटेल जो है लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे जहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस ही सॉल्व कराए गए ताकि आपको वैरायटी यहाँ पे क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड की गई है ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइप के भी जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे ताकि आप टाइमर के अंदर जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। तो पूरी जो है यहाँ पे कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो यहाँ पे इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश तो आप देख ही रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया। अगर आपके बोर्ड्स लेवल पे भी प्रिपरेशन अच्छी है तो भाई जो आरसी जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वो तो आपके बोर्ड्स लेवल से भी बहुत छोटा पैसा जाता है और क्वेश्चंस भी उतने डिफिकल्ट नहीं थे। जो क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए थोड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो होते हैं वोकैब के, क्योंकि वहां पे हमें थोड़े से वर्ड्स हमारे लिए नए रहते हैं, शायद आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो। तो यहाँ पे जो है कुछ वीडियोस हम आपके लिए वैसे रेगुलर इस पे डाल भी रहे हैं जिसके अंदर आपको वोकैब से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक चेक नहीं किया तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आपको चीजें जो है और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सकती है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मॉक टेस्ट रहेगी।
देखिए मॉक टेस्ट जो है, एक चीज समझिए, जो हमारे पास यहाँ पे टाइम बचा है ना, उसके अंदर अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो एक अच्छा खासा बूस्ट आपके स्कोर को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप उस पैटर्न को लेकर फेमिलियर ही नहीं हुए हो सकता है आपकी स्पीड ही उतने अच्छे से आपकी डेवलप नहीं हुई हो, तो ये चीज अटेंड कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट के थ्रू। रेलिवेंट मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि बिटसेट में आपकी स्पीड कितने लेवल पे यहाँ पे तैयार हो रही है। और अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहां से दे, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 के अंदर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सेट ऑफ 20 के लिए जो है आपको एक कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा, वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट जो है आपको यहाँ पे 3 से 4 दिन के इंटरवल में देना ही चाहिए। वैसे तो आपने प्लानर देखा ही, मैंने जो है लगभग आपके 3-3 दिन में यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के लिए स्लॉट रखा है, तो ट्राई करिएगा कि उसी टाइम पे दीजिए। अब ये मत सोचिए कि अब सिलेबस हमारा जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अरे क्या कर रहे थे इतने टाइम तक, अब तो यही सोचो कि भाई जितना हो गया उसके बेसिस पे ही मॉक टेस्ट देना है। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि अभी भी रो रहे कि नहीं भाई 2-3 चैप्टर छूट गए, 2-3 चैप्टर छूट गए, अरे वो 2-3 चैप्टर छोड़ो, बाकी तो आता है ना मॉक टेस्ट में, दो देखो कितना स्कोर आ रहा है, तभी तो भाई पहले धक्का खा लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट को ऐसा मॉक टेस्ट देके आ जाओगे और फिर सोचोगे हमारा स्कोर क्यों नहीं बना। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा उन मॉक टेस्ट का, समझना पड़ेगा कहां पे गलती हो रही है, तभी तो इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। पता चला से मॉक टेस्ट दे देते हो और फिर बोलते हो कि यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो रहा स्कोर, वहीं के वहीं अटका पड़ा है। अरे एनालिसिस तो करो, कहां पे गलत जा रहे हो, क्या उतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर आप जो है लगभग 105 से 110 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे और फिर बोलोगे कि हमारे 300 के ऊपर क्यों नहीं स्कोर बन रहे, कैसे बनेंगे। इसके अंदर कम से कम इतने क्वेश्चंस तक तो पहुंचो, फिर एक्यूरेसी भी उतने अच्छे लेवल पे रखो, तब जाके जो है 300 के ऊपर स्कोर हमारा यहाँ पे टच हो सकता है। तो ये सारी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड देखिए मॉक टेस्ट के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 स्लॉट्स में ही देने का यहाँ पे ट्राई करिए। अभी तो वैसे स्लॉट बुकिंग का हमारे पास अभी टाइम एक और बार मिलेगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए अलग से फिर स्लॉट बुकिंग करनी रहती है। तो इस बार जो भी आपने यहाँ पे टाइम सिलेक्ट किया था 9 से 12 या 2 से 5, अगर आपको लग रहा है कि वो शायद टाइम आपके लिए थोड़ा सा ऐसा थकावट भरा हो गया, हो सकता है 2 से 5 वालों को शायद नींद का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि होता है यार दोपहर में जो है ना थोड़ी नींद आने की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ऐसा कुछ था तो आप 9 से 12 को इस बार सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखना जिस भी जो है स्लॉट आपके दिमाग में, उसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट को उस स्लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि इस टाइम के समय जो है अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है, तभी जाके आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये आदत डाल लीजिएगा, जो भी स्लॉट आपके दिमाग में है उसी स्लॉट के अंदर मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि अब जो है डेली नंबर ऑफ आवर्स आप कितने डेडिकेट करने को तैयार हो, क्या टारगेट स्कोर जो है आप लेते हुए चल रहे हो यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और कितना जंप जो है आप दिखा सकते हो। और रियलिस्टिक चीज लिखना, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लग रहा है कि सही में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीधा आपने लिखा 100 से जो है 300 पहुंच जाएंगे, नहीं यार, थोड़ा अब जो है ऑनेस्टली चीजों को करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन अनरियलिस्टिक गोल लेते हुए चले। जो आपको लग रहा है आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप चीजें कर सकते हो, वो चीज आप जरूर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए, तो बाकी इसी तरीके से हम आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।